अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनीस भाई। जी ताहिर साहब, कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। जी अच्छा है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का और करम बाकी है। सब लोग जी फैमिली के अंदर और दोस्त अहबाब सब लोग ठीक हैं इस पेंडेमिक टाइम में? जी जी। एक वक्त से जो है वो मैं इस बात की कोशिश कर रहा था कि आपसे राब्ता करूं। काफ़ी दिन हो गए थे बात हुए। और कुछ बात करेंगे, आपके प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, अपने प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, और जो कुछ आप कर रहे हैं समाज के लिए, और गांव में जो कुछ आपने एक मिशन छेड़ा हुआ है उस पे बात करेंगे। मगर इससे पहले जो है मैं ये चाहूँगा ताहिर भाई कि आप जो है मेरे लिए भी आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। और मेरे लिए तो हैं ही, लेकिन जो गांव में, देहात में, और हमारी खासतौर से बिरादरी में जो बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में अभी जेर तालीम हैं, 8वीं 9वीं में पढ़ रहे हैं, या 12वीं तक पढ़ रहे हैं, या इवन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हैं, उनको सही मायने में कोई गाइड नहीं करता है। जो प्रॉपर एक गाइडेंस मिलनी चाहिए बच्चों को, वो उनको नहीं मिल पाती है। जाहिर है माँ बाप जो है वो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको उतनी नॉलेज भी नहीं है। और अगर पढ़े लिखे भी हैं तो शायद उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो जाहिर सी बात है, कहीं उन बच्चों को अगर कोई गाइडेंस मिल जाए तो वो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। आप खुद जो है वो एक गांव में पैदा हुए हैं, आपने बेसिक जो तालीम है, आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो भी गांव से हुई है। तो और आप गांव से पढ़ कर के आज अल्हम्दुलिल्लाह आप अमेरिका में ह्यूस्टन में आप बैठे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप एक 5 मिनट में जो है अपनी एक लाइफ स्टोरी बच्चों को बताएं कि आपने कैसे अपना ये जो तालीमी सफर, आप अशरफाबाद थल से आपका ताल्लुक है, और आपने अपना सफर शुरू किया तालीम का, और कहाँ कहाँ आपने आपने तालीम हासिल की, और कैसे आप अमेरिका ह्यूस्टन तक पहुंच गए हैं। इस पर जरा सी रोशनी डालें तो मैं समझता हूँ कि बच्चे जो हैं आपकी कहानी से बहुत इंस्पायर होंगे, उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। अनीस भाई, अनीस सवाल आपका बहुत अच्छा है और ये आप काम जो कर रहे हैं माशाल्लाह, इससे जाहिर है बच्चों को फायदा होगा। एक छोटी सी बात भी समझ में आ जाए तो बड़ी बात होती है। जी बहरहाल मैं भी सब बच्चों की तरह से ही गांव में पैदा होने के बाद गिल्ली डंडा खेलना है, और और पेड़ों पे चढ़ना है, और खेत पे जाना है, और ताऊ चाचा के साथ बैठ कर मिल करके काम करना खेत के अंदर। तो सब काम मैं भी किए, लेकिन बस खुदा की तरफ से होता है, बाज़ चीज़ें होती हैं तो एक एक मुकद्दर जिसे कहते हैं वो भी काम करता है। जी लेकिन मुकद्दर भी जो है वो दाउर असबाब के साथ साथ चलता है। बिल्कुल। तो बस ये स्कूल जाना शुरू किया तो हमें जब आई लुक बैक के क्या हुआ, तो हम फोकस रहे फिर अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से ही हमें याद है कि हम फिर हमारा एक टाइम होता था हर काम का बचपन से ही, कि खेलने का भी टाइम है और जी स्कूल जाने का टाइम है, और फिर अगर पढ़ने का टाइम हो फिर पढ़ने का टाइम है। जी यहाँ तक कि जब छुट्टियां होती थी पढ़ने के लिए, जब बोर्ड के एग्जाम होते तो बाकी छुट्टी हो जाती और बच्चों की, तो फिर मैं खेत में जाकर पढ़ा करता था। एक पेड़ था आम का पेड़, उसके उसकी उस पे चढ़ करके, एक बड़े उसकी शाखा थी बड़ी चौड़ी, अच्छा उस पे मैं आराम से बैठ जाता था, किताबें रख लेता था, वहां पढ़ता था। अच्छा या एक अरहर का खेत होता था उस टाइम, वहां कई बंजर जमीन थी, अरहर उसमें जब डाल देते थे, तो अरहर के खेत के बीच में जा करके अपनी बोरी बिछाई और वहां बैठ कर पढ़ लेता था, जी तो ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो ये शुरू की तालीम ऐसी रही। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह 5वीं के बाद से असारा चले गए, असारे से हाई स्कूल किया। तो हमारे जो टीचर थे, मास्टर इस्लाम साहब, और फिजिक्स के टीचर थे रियासत साहब, जी तो उन्हें ये पता चला कि मैं हाई स्कूल के बाद जोधपुर जा रहा हूँ। तो मुझे गांव आए रोकने के लिए, लेकिन मैं तब तक से गांव से निकल चुका था बड़े भाई के साथ हाई में। स्कूल आपने मुस्लिम इंटर कॉलेज असारा से किया था? मुस्लिम इंटर कॉलेज असारे से किया। जी। तो क्या रोज उस आते थे टाइम आप में अशरफाबाद थल से सेंट, असारा? रोजाना आते जाते थे? हाँ रोज आना जाना होता था। छठे अच्छा दर्जे में तो मैं वहीं रहा एक साल, हमारी कजिन थी वहाँ, खातून, उनके पास रहा। लेकिन 7वीं 8वीं 9वीं में भी मैं रोज आना जाना। अच्छा और हाँ फिर 10वीं में फिर मैं एक टाइम में फिर वहीं हॉस्टल में रहा। अच्छा
और 10वीं में माशा उस टाइम सेंटर्स हुआ करते थे, एक एक सेंटर जो बोर्ड के एग्जाम होते थे, तो एक एक सेंटर कई कई स्कूलों का एक एग्जाम होते थे। तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे सेंटर को उसमें टॉप किया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और फिर उसके बाद मैं जोधपुर चला गया 1 साल के लिए। तुम्हारे चचा थे एक रिश्ते के, कहने लगे तुम गांव बड़े बनते हो, तुम यहाँ फर्स्ट क्लास आगे दिखाओ जोधपुर में। तो मुझे याद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जोधपुर गए तो वहाँ भी अच्छी नंबरों से पास हुए, फर्स्ट डिवीजन के साथ में अच्छे। अलीगढ़ में अप्लाई किया, तो अलीगढ़ में फिर दाखिला हो गया केमिस्ट्री में। वहाँ से सुना था कि बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छा होता है और टॉप होता है, तो हमें ये नहीं पता था कि हमारी रैंकिंग क्या है। जी, अंडर ग्रेजुएट हम बड़े खामोश तबीयत थे, हम बात नहीं करते ज़्यादा दोस्तों से भी, लेकिन दोस्त में अपने ये नहीं था, मैं अकेला रहता था, दोस्तों से उठना बैठना चाय पीना साथ होता था, लेकिन खामोश रहता था। तो जी। क्लास में मुझे नहीं पता मेरी रैंकिंग क्या है। जब बायोकेमिस्ट्री अप्लाई किया तो पता चला कि वो मेरा 7वां नंबर था पूरी 125 बच्चों में। अच्छा, अच्छा, माशाअल्लाह, ग्रेट। which I did not know until I got my admission was in biochemistry में। कि बायोकेमिस्ट्री में बहुत ही जो टॉप के बच्चे होते हैं केमिस्ट्री से, उनको ले लेते थे। अच्छा, तो फिर सुना था कि पीएचडी लखनऊ में अच्छी होती है, वहां जाना चाहिए। हाँ, हाँ। तो फिर हम लखनऊ चले गए, वहाँ अप्लाई किया सीएसआर फेलोशिप है, सीएसआर की फेलोशिप मिली। और तो वो, लेकिन इंटरेस्टिंग बात एक ये है कि अलीगढ़ में उस टाइम राइट्स चल रहे थे, तो उसकी वजह से सेशन लेट हो गया था। और जब एमएससी में थे, सेमेस्टर खत्म करके उन्होंने एनुअल सिस्टम कर दिया था। अच्छा, तो पूरे सेकेंड ईयर में पूरे साल का जो करिकुलम था उन्होंने 3 महीने पूरा किया था। अच्छा। और हमारा जो फाइनल एग्जाम था वो क्रिटिकल था मेरिट फेलोशिप के लिए, जी। सीएसआईआर की। तो उस टाइम मैंने तकरीबन 18 घंटे पर डे पढ़ना पड़ा मुझे। अच्छा, 24 घंटे में से 18 घंटे आप पढ़ते थे? 18 घंटे, हाँ। हम्म। बस मुश्किल 3 साढ़े 3 घंटे में सो पाता था, वो भी एक नौबत ये आई थी कि मुझे कंपोज लेनी पड़ती थी कि नींद आ जाए। जी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि अच्छी नंबर आए। और फिर वो मेरिट स्कॉलरशिप भी मिल गई। फिर लखनऊ जाकर के पीएचडी की। जब पीएचडी खत्म करने लगे तो भाई क्या किया जाए, तो भाई सुना कि पीएचडी के बाद अमेरिका जाना चाहिए। अच्छा, तो जो हमारे सीनियर थे वो लोग जाते थे, तो फिर वहां से हमने अप्लाई करना शुरू किया, अमेरिका आ गए। हम आए थे 1 साल के लिए उस टाइम। तो आप पीएचडी करने के फौरन बाद तो ही अमेरिका बहरहाल चले फिर गए? ये कि हाँ, उसके बाद 87 में मैंने पीएचडी की और 88 में मेरा हो गया था। लेकिन मैं आया हूँ 89 फरवरी में फिर यहाँ। अच्छा, अच्छा। वीजा वगैरह लेने में प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग गया। तो फिर यहाँ आने के बाद पोस्ट डॉक्स किया। पोस्ट डॉक के बाद फिर बल्कि बीच में मैंने 3-4 साल के बाद अप्लाई किया जामिया हमदर्द में जी। फैकल्टी पोजीशन के लिए। तो अच्छा। वहां से ऑफर आया था, लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा कि नहीं, तुम्हारा काम है, रिसर्च का अच्छा चल रहा है, तुम अमेरिका ही रुको, अब वापस मत जाओ। जी, जी, जी। तो खैर फिर हम यहीं रुक गए। फैमिली आई गई थी, बच्चे भी थे उस टाइम माशाल्लाह हमारे। जब पीएचडी करे तभी माशाल्लाह हमारे 3 बच्चे हो गए थे। अच्छा, अच्छा। जी। अब तो जाहिर है गांव में शादी जल्दी हो जाती है। हाँ, गांव में मेरा निकाह तो 14 साल का तब हो गया था, शमीम की उम्र 10 साल की जब निकाह हो गया था। अच्छा। जी। और एमएससी में थे तो वो रुखसती भी हो गई थी। हाँ, हाँ। तो पीएचडी भी और एमएससी भी सब शादीशुदा लाइफ में ही सब हुआ है सब। जी, जी। तो इस तरह से चलता रहा, फिर यहाँ करके अमेरिका पहुंच गए। फिर एक प्रोसेस है उसका, अपना पोस्ट डॉक रहे, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, एसोसिएट हो गए, फुल प्रोफेसर हो गए, डिपार्टमेंट चेयर बन गए। अब एसोसिएट डीन, अब मैं हूँ एसोसिएट डीन फॉर रिसर्च एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। और अपने को फिर एक्टिव रखा यूनिवर्सिटी की, थोड़ी पॉलिटिक्स में भी हिस्सा रखा, एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा रखा, और टीचिंग में, रिसर्च में, सर्विस में, तो सभी जगह फिर अपना हाथ रखा। जी, तो जी। इसलिए कि नहीं कोई ऐसा उसमें नेगेटिव वो था, बल्कि ये था कि हम इंजॉय करते थे सब कामों में। जी, जी। तो रिवॉर्ड की हमें ज्यादा फिक्र नहीं रहती थी कि रिवॉर्ड मिला नहीं मिला हमें। जी, जी। बस ये रहता है कि हमें ये काम करने में मजा आ रहा है, हम काम करेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से काम करने वालों को जो है वो रिवार्ड की और अवार्ड की उतनी ज्यादा चिंता नहीं होती और फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो तो सब जो चीज मिलनी होती है वो आपको जरूर मिल के रहेगी अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आप अपने अपने मकसद की तरफ लगे हुए हैं, तो वो जी। जरूर मिल जाता है जो उसका हक है।
आपकी इस सफर से एक बात तो बड़ी खास जाहिर होती है कि आप बड़े फोकस रहे आप। जी जी, फोकस रहा। मैं उलझ नहीं पाया। बहुत से लोग जो नहीं, हर जगह आपको लेग पुलिंग करने वाले होते हैं, तो उनकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। वो अपना जी लेग जी। पुलिंग करते रहे और हम अपना आप चलते रहे। और खामोशी के साथ आप अपना काम करते रहे, खामोशी के साथ पढ़ते रहे। बस और अपने खामोशी से लगे रहे। एक बात और जो मैंने खास तौर से नोट की कि आपने 18 घंटे यानी 24 घंटे में से आपने 18 जी घंटे पढ़ाई को दी। जी जी, यही फोकस की बात है कि आज के बच्चे जो हैं हमारे, जो मतलब उनके लिए एक मैसेज है कि अगर आपको जिंदगी में वाकई कुछ हासिल करना है तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने 18 घंटे आपने पढ़ाई की और आज आप एक कामयाब साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, होस्टन में आप हैं। तो जाहिर है ये आपकी मेहनत का राज है कि आप इतने कामयाब कामयाब हैं। एक आदमी एक गोल छोटे से क्लियर गांव से होने में भी। अशरफाबाद थल, तो मेन रोड से भी काफी दूर है अशरफाबाद थल जी जो है। और फिर आप जी असारा आते रहे कई साल तक, जो है वो मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पड़ता है, आना जाना नहीं, जो है ज्यादा 10 किलोमीटर है। पड़ेगा। एक्चुअली ज्यादा है, ज्यादा है। मैं अब उस टाइम समझते 5 किलोमीटर है, लेकिन वो 5 किलोमीटर ज्यादा है। 5 किलोमीटर तो हमारे यहाँ से कासिमपुर किशनपुर बिराली है। जी जी जी। तो अगर आना जाना जो है 12-13 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ, 12-13 किलोमीटर, कम से कम 13 किलोमीटर तो होगा आना नहीं तो जाना। पैदल आते रहे होंगे या बाइसिकल से आते रहे होंगे। पैदल भी आए। हमें बाइसिकल भी मिल गई थी, फिर हमारी बाइसिकल किसी चोरी कर ली थी मैंने सारा में जी जी। ही अरे स्कूल से। तो अच्छा। फिर पैदल आने लगे थे। हाँ तो हाँ। सभी तरीके से आए गए, बस कभी जी साइकिल जी। से, कभी कभी तो पैदल, सभी तरीके से आए गए। जी जी, तो लब्बे लुबाब ये निकलता है कि आपने बड़ी मेहनत की है आपने, और उस मेहनत का फल आपको मिला है। तो जाहिर सी बात है, आज जो बच्चे हैं वो भी अगर मेहनत करें, और मेहनत करें तो सब कुछ हासिल हो सकता है, हर एक चीज हासिल की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला जो है किसी की मेहनत को खराब नहीं करता बिल्कुल है। ये बिल्कुल। तो उसूल है, दुनिया का उसूल है। आप मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। ये तो दुनिया की रेस है एक। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। ताहिर साहब, आपका और हमारा जो है वो एक ही मकसद है। आप अमेरिका में हैं, मैं कुवैत में हूँ, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपनी, जहाँ हमारी जड़ें हैं, आपका ताल्लुक अशरफाबाद थल से है, मेरा ताल्लुक असारा गांव से है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपने जड़ों को जो है कुछ पानी दे सकें, जिससे वो पेड़ हरा भरा हो। आप भी कोशिश कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा आप अपने मिशन के बारे में, जो आपका मिशन तालीम है, जो आप अशरफाबाद थल में कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं, जो है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या आपका मिशन है। जी, ये जो विजन था, ये जब मैं पीएचडी कर रहा था तभी से था दिमाग के अंदर कि गांव में एक अच्छा स्कूल होना चाहिए। जी स्कूल नहीं, अच्छा स्कूल होना चाहिए। जी। स्कूल तो बहुत खुलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन उसका एक टाइम आया तो, हाँ एक टाइम आया और फिर उसका काम शुरू किया। मकसद यही था कि बच्चों को अगर मौका दिया जाए तो बच्चे, मौका अगर मिल जाए उनको और उनको एक गाइडेंस मिल जाए और प्रॉपर एजुकेशन मिल जाए, कोई वजह नहीं कि हमारे बच्चे आगे ना बढ़ पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेन चीज यही है कि मौका नहीं मिलता है, गाइडेंस नहीं मिलती है। तो हमारा केस तो एक तरह से अनयूजुअल रहा कि अल्लाह ताला ने, हम एक फोकस हमें मिल गया, आगे बढ़ गए। लेकिन आमतौर से बच्चे यही हैं कि वो शुरू में छोटे होते हैं, अच्छे होते हैं पढ़ने में, जहां वो टीन एज में आए, 13 14 15 साल के हुए और स्पॉइल हो गए, मौके में ही रह गए। डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, जहन डिस्ट्रैक्शन भटक हो जाता जाता है, है। जहन भटक जाता है। जी जी। जी तो मेन मकसद हमारा यही है कि हमें बच्चों को ऐसे माहौल में पढ़ाया जाए उसको उनको, कि उनको लाइफ की इम्पोर्टेंस और एटिकेट्स लाइफ के और जिंदगी के उसूल भी पढ़ाए जाए साथ साथ में। जी जी। एक तो मैथ पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन उनको ये बताना जरूरी है कि आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा। जी तो हमारा मकसद एक्चुअली, और उसमें दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि चूंकि हिंदुस्तान के अंदर पोलराइजेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो रिलीजन बैकग्राउंड पे भी, और तो हम ये भी चाहते हैं कि इस स्कूल के जरिए जो है एक सद्भावना के साथ भी बच्चे पढ़ें पढ़ें, कि यही हाँ। आगे चल कर के एक दूसरे के साथ काम करें, एक दूसरे के साथ जो है मिलकर के काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। और चूंकि हम अलग नहीं रह सकते हैं,
नहीं, आज के माहौल में आपने बड़ी अच्छी बात की। आज के माहौल में बड़ी सख्त जरूरत है कि हम एक मोहब्बत का पैगाम जो है अपनी तरफ से वो भी समाज में पहुंचा सकें। इसके सद्भावना के साथ रहना, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना है, वो बहुत जरूरी है। वो बहुत बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन है हमारे मिशन की, कि उसमें जाटों के बच्चे भी हैं और दूसरे मजहब के बच्चे भी हैं और हमारे बच्चे भी हैं, वो साथ पढ़ें और उनको बताया जाए। जी, एक तो पढ़, ठीक है, वो तो बच्चे स्कूल में आएंगे तो पढ़ने पढ़ने आएंगे, लेकिन उनको वहां उनकी तरबियत की जाए कि साथ में रह करके काम करना कितना जरूरी है सोसाइटी के लिए, बिल्कुल। अपनी कम्युनिटी के लिए, ये उनको जी, बताना जरूरी है। जी, तो ये सब सोच कर, क्योंकि ऐसा स्कूल में होता नहीं है और एम्फेसिस नहीं है, तो ये सोच करके ही स्कूल का, क्योंकि हमने एक्चुअली काम शुरू किया था 4-5 साल पहले, एक लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर बना करके, जी। वो एक्सपेरिमेंट था हमारा। तो उस एक्सपेरिमेंट वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। हमारे यहाँ से कई बच्चे जामे मिले भी गए, अच्छा, डिप्लोमा और डिग्री प्रोग्राम में गए, और गोल ये था कि हमारे बच्चे निकल कर यहाँ से मेजर यूनिवर्सिटी चले जाएं तो फिर आगे रास्ता निकाल लेंगे। जी। तो उसको देख करके फिर ये हुआ कि नहीं, इंशाल्लाह फिर स्कूल चला सकते हैं। और फिर बड़ी अच्छी बात यह है कि हमें एक टीम मिल गई गाँव में। मैं यहाँ बैठा नहीं काम कर सकता हूँ, जी, जी। असल काम करने वाले गांव के बच्चे हैं और दूसरे दोस्त हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं। जाहिर तो से। उसी उसी की वजह से वो काम चल रहा है। नहीं, वो टीम का और होना मिशन बहुत तो ये, जरूरी है। अगर अच्छी टीम मिल जाए तो फिर काम सही हो जाता है। जी, जी 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 जी, और मिशन और ट्रस्ट ही बनाया, ट्रस्ट भी इस तरह से बनाया कि ये कल को जो है उसमें मेरा कोई रोल नहीं, मैं तो उसमें नाम भी नहीं है, जी, मैं तो ये सिटीजन होना था, उसमें कुछ कोई ऑफिस, कोई उसमें मेरी पोजीशन नहीं है। अ, तो पोजीशन भी है तो जो वहाँ काम करे उन्हीं की पोजीशन है जी, जी। ट्रस्ट के अंदर। तो यही है कि कल को ट्रस्ट जो है वो कौम का ही होगा, बिरादरी का होगा, बल्कि हम तो कौम का कहेंगे, कौम बिरादरी का का होगा। नहीं, जी, हमें जी। तो बाहर सोचना है, पूरा सोचना है। बिल्कुल तो जो कौम का लोग होगा। वहाँ रह एक रहे हैं, एक हमें वाइड स्कोप में सोचना है। एक बड़े हाँ लैंडस्केप जो है हमारा बहुत बड़ा है, जी उस पर हमें सोचना है। हमें जी बहुत ही यानी कन्फाइंड जिसे कहते हैं वो उस तरह की सोच, कंजर्वेटिव सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। जी जी, हमें तो देश के हित में, हाँ अल्टीमेटली देश कहाँ रहता है? गांवों में रहता है। और गांव जी से ही निकल के जो है वो फिर देश हाँ कस्बों हाँ, में और शहरों में आ जाता है। तो मगर सही बात, शुरुआत गांव से होती है, देहात से होती है। हाँ अगर जी हम जी गांव में देहात में बच्चों की सोच को सही दिशा दे सकें, जी जी, तो उससे बढ़कर कोई और काम नहीं हो सकता। हाँ, तो क्या सही आपके बात। स्कूल का काम शुरू हो गया? कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो गया है। और लास्ट पिक्चर जो मेरे पास आई थी उसमें पिलर्स खड़े हो रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्टर भी हमें इतने अच्छे मिले हैं कि वो भी बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, उसका पहले ज़मीन खरीदी गई, कुछ हमारी ज़मीन थी, कुछ और फैमिली के अंदर से और ली, और अच्छा डिज़ाइन बनवाया। इनफैक्ट आपकी आपके स्कूल को देख, मैं तो नहीं जा पाया, उस टाइम बन रहा था, लेकिन हमारे जो काम करने वाले हैं बेचारे सबको जाकर देख कर गए, आपसे बात की। और जी, जो देहात के आसपास के गांव, वहां भी मुझे भी लेके गए कई स्कूलों में, तो थोड़ा स्टडी करी कि कैसे चल रहा है, जी, जी, ताकि उस हिसाब से स्कूल को, हाँ। एक दूसरा आइडिया ये है हमारे जहन में कि जब स्कूल बन जाएगा तो वहाँ के हम जो अच्छे अच्छे स्कूल है उनका जी। एक हम कोलिशन बनाएं, हाँ, उनके साथ कोलैबोरेशन हो ना, बिल्कुल। जी, उसको, हाँ, एक कॉमन उसका एक ऐसे कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस बनाए जाएं ताकि एक यूनिफॉर्मिटी भी हो और आपस में एक सहयोग भी हो। हाँ। वो आजकल एक बड़ी जो सीबीएसई में भी जी काफी चल रहा है कि सहोदया कॉम्प्लेक्स जो है वो स्कूलों का, कई स्कूलों का, 8 स्कूलों का, 10 स्कूलों का, हाँ 20 स्कूलों का मिलाकर के जो एक सहोदया कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिसमें वो एक दूसरे के साथ जो है वो कोलेबोरेट करते हैं अच्छा, और एक दूसरे के साथ क्वेश्चन पेपर शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं। ना कि सिर्फ नॉलेज बल्कि रिसोर्सेज हाँ जो है हाँ वो रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं। हाँ हाँ जी। अब कई बार क्या होता हाँ है कि आपकी फैकल्टी हाँ, उस इसका मुझे उस इल्म नहीं स्कूल था, की लेकिन ये फैकल्टी, अच्छी बात है। जी, जी, किस सब्जेक्ट में बड़ी स्ट्रांग है, मेरे पास जो फैकल्टी है वो किसी और सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, तो हम उसको भी शेयर कर सकते हैं आपस में। जी, लेकिन वो कब हाँ होगा? जब हमारा हाँ मकसद जो है सबका एक हो, वन पॉइंट प्रोग्राम हो, हाँ कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारा बच्चा है। हाँ, हमारा बच्चा है, उसका उसका वाह, जो है हमने मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ और ओवरऑल डेवलपमेंट जो हमें अपने बच्चे का करना है। जी जी, यानी वो दुकान नहीं खोलनी है। स्कूल जो खोला हाँ जा रहा है वो दुकान नहीं है, वो सही बात है, बिजनेस नहीं है, हाँ वो एक सर्विस है।
सर्विस टू द कंट्री, सर्विस टू द पीपल, सर्विस टू द नेशन। ये कोई दुकान नहीं खोली जा रही है। तो ये कोई दुकान नहीं खोली जा रही है, और दुकान बन में अच्छा इसको चलाने के लिए तो आपको पैसा लगाना ही पड़ता है। उसमें से कोई इतनी इनकम नहीं होती है कि आप उससे कोई दुकान चला। दुकान तभी चलती है कि आप टीचर्स को अच्छी तनख्वाह न दें और फीस खूब चार्ज करें। हाँ, नहीं, टीचर्स को तनख्वाह अच्छी देंगे तभी आपको क्वालिटी टीचर्स मिलेंगे। अगर अदरवाइज जो है क्वालिटी टीचर्स कहाँ से आएगा? 5,000-6,000 रुपए में तो टीचर नहीं मिलेगा ना। आप उसको अच्छी तनख्वाह देंगे, अब वो जो अच्छी तनख्वाह देंगे तो वो तनख्वाह कहाँ से आएगी? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा दिया। जब आप स्कूल बनाएंगे तो आप, जाहिर सी बात है, 5-7-10 करोड़ रुपया जो है वो स्कूल में लगता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन जब खड़ा होता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने लगा दिया, लेकिन जो रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो महीने के जो एक्सपेंसेस होंगे, वो आप कहाँ से लाएंगे? आप टीचर्स लाएंगे, उनको 25,000, 30,000, 40,000 रुपया आप तनख्वाह देंगे। प्रिंसिपल को आप 50,000, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया तनख्वाह देंगे। तो जाहिर सी बात है रिकरिंग एक्सपेंसेस जो वो कहाँ से आएगा? तो उसके लिए जो है फीस भी आपको रखनी पड़ेगी। आप फ्री की मैं, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं फ्री की तालीम जो है वो उसके ऊपर यकीन नहीं है, क्योंकि माँ बाप को भी शायद चिंता नहीं होती। अगर बच्चा जो है फ्री में पढ़ के आ रहा है तो ये भी नहीं पूछता माँ बाप जो है कि आपने काम किया, होमवर्क किया कि नहीं किया, क्या होमवर्क मिला आपको, क्या नहीं मिला। तो ये इन्वेस्टमेंट है। वालिदैन को जो है एजुकेशन में, बच्चे की एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हर दूसरी चीज में हम खर्च करते हैं, बहुत सारी चीजों में खर्च करते हैं। और उसमें हम ये भी करेंगे, उसमें ख्याल से, चूंकि आप तो खैर इसी फील्ड के माहिर हैं, या आप तो एजुकेशन में, कि पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। जी बिल्कुल। महीने के हिसाब से या कुछ हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकाला जाएगा कि हम माँ बाप को बुला करके अपडेट करें, उनको समझाएं, उनको उनका मशवरा लें और उनको बताएं, ताकि एक कम्युनिकेशन जो है, ताकि उन्हें अंदाजा ये हो जाए कि उनकी भी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी इस बच्चे को स्कूल भेज देने में खत्म नहीं होती है, बल्कि शुरू होती है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। जी। गांव में मैंने खासतौर से देखा है कि मेरा अपना जो मैंने सर्वे है या रिसर्च है गांव के लिहाज से, हम ये देखते हैं कि माएँ जो हैं वो अपने बच्चों की तालीम के बारे में ज्यादा सोचती हैं। जी। अगर हम गांव में किसी से बात करते हैं तो कहती हैं नहीं ये तो यहीं रह गया, नहीं अपने शोहर के बारे में बात करती है, लेकिन मैं अपने बच्चे को यहाँ नहीं रखना चाहती, मैं चाहती हूँ पढ़ लिख करके बाहर निकले। तो माँ जो है वो ज्यादा फिक्रमंद रहती है बच्चे की तालीम के लिए। तो हमारा जो है वो मिशन ये भी होना चाहिए कि हम माओं से ज्यादा कांटेक्ट करें, उनसे हम ज्यादा बात करें, क्योंकि उनको हम बहुत आसानी से समझा सकते हैं बच्चों की तालीम के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनका जहन बना होता है कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके बाहर भेजना है। जी। और जो हमने मिशन लिखा था इसका ट्रस्ट का, उसमें हमने गर्ल्स एजुकेशन पर एम्फेसिस का को भी लिखा है। उसका मतलब ये नहीं कि हम लड़कों को हम एजुकेशन देंगे, बल्कि बराबर तो देंगे, लेकिन लड़कियों के लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे कि लड़कियों की एजुकेशन, अगर उनकी किसी वजह से फीस नहीं आ पा रही है तो इंशाल्लाह स्कूल कहीं से उनका इंतजाम करेगा, ताकि, लेकिन तालीम उनको एम्फेसिस किया जाएगा। उनकी ऐसी जरूरतें हैं तो उनको मुहैया की जाएंगी, उनके बाथरूम हैं, उनके बैठने उठने की जगह है, ताकि लड़कियों को कोई ऐसी चीज, ऐसा कोई खला नजर ना आए कि उसकी वजह से वो पिछड़ जाए। हाँ, कोशिश की जाए। नहीं, लड़कियों की तालीम तो ताहिर साहब इसलिए भी जरूरी है कि वो कहते हैं ना कि एक माँ जो है अगर वो पढ़ी लिखी है तो पूरी फैमिली को जो है वो संभाल सकती है। पूरी फैमिली की तरबियत जो है वो अल्टीमेटली माँ करती है। बच्चों की जो पहली दरसगाह है वो माँ की गोद है। तो अगर माँ पढ़ी लिखी है तो वो बच्चे को सही से पढ़ा सकती है, उसको सही दिशा जो है वो माँ दे सकती है, उसकी तरबियत अच्छे से कर सकती है। तो इसलिए लड़कियों की तालीम जो होना बहुत जरूरी है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और आप जो है बहरहाल एक आपका अपना मिशन है, हमारा भी मिशन है, हम दोनों का मिशन जो है वो एक ही है, वो मिशन तालीम है, मिशन अवेयरनेस है, मिशन तालीम है। और अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है, एंड टू गिव बैक टू द सोसाइटी। जिस समाज से हम आते हैं, जहां हमारी जड़ें, उस समाज को हमने कुछ अपनी तरफ से देना है। यही हम लोगों का मिशन है। तो ताहिर भाई, एक आप अपनी तरफ से जो एक मैसेज खासतौर से नौजवान बच्चों के लिए जो 8वीं 9वीं से लेकर के और इंटर तक या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? हमारा मैसेज बहुत सिंपल है
कि ये तय करना होगा सबसे पहले कि आपको क्या बनना है, क्या करना है। हाँ क्या करना है, और जो भी करना है वो तय करें, बच्चे आपस में खुद फैसला करें कि मुझे ये बनना है, और मशवरा करें। अब क्योंकि अवेलेबल हैं बहुत से, हम ही अब यहाँ बैठे हुए हैं, फोन से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, और जब फैसला कर लें तो फिर उसको गोल बना लें। जैसे फुटबॉल का या हॉकी का या बास्केटबॉल का गोल होता है, जी जी गो बिल्कुल फिर बॉल उधर ही जाती है, बिल्कुल। आप फिर रैंडम नहीं खेलते हैं, बल्कि हाँ, आपकी एक निशाना आपका, फिर आप गोल हो आप मैदान में चारों तरफ जाते हैं, लेकिन अल्टीमेट एम होता है गोल में पहुंचना। गोल, हाँ गोल, बॉल गोल तक पहुंचाना है। जी तो जी फिर उसी हिसाब से मैं बात कर, और फिर एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि चूंकि समाज में हम लोग देखते हैं अगर उसने बीएससी कर ली थी या उसने तो एमएससी कर ली थी, उसको जॉब नहीं मिला, हमें ये देखना है कि किस तरह की तालीम उनको मिली थी। हम चाहेंगे बच्चों को कि भाई आप अच्छी तालीम हासिल करें और मेहनत से पढ़ें और निराश नहीं हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निराश ना हो। जी होपलेसनेस जो है, हाँ निराशा जो है वो सब चीज को खत्म कर देती है, जी जी आदमी को मेहनत से हटा देती है, आदमी को फोकस से हटा देती है, आदमी एनर्जी निकाल देती है। जी तो निराश नहीं हो, बिल्कुल होप रहे और आशा ही बनाकर काम करें। जी जी। कई बार ये भी देखने में आया और ताहिर इस साहब वक्त कि मौजूद है। बच्चे जो एवरेज बच्चे होते हैं, वो बच्चे भी बहुत अच्छा कर जाते हैं जिंदगी में, पढ़ाई में वो एवरेज रहे, लेकिन जो वो फोकस थे, तो हाँ इसलिए जो है वो अपने मकसद में, अपने गोल तक वो पहुंच सके, चूंकि उन्होंने अपने आप को फोकस करके रखा हुआ था। वो इधर उधर ज्यादा हाथ पांव नहीं चलाते थे, उनका फोकस था कि नहीं मुझे तो ये काम करना है। तो वो जो है उस काम को कर जाते थे वो लोग। तो ये बहुत जरूरी है, फोकस होना बहुत जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है, बगैर मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं है। जी। तो ताहिर साहब ये बहुत अच्छा मैसेज आपने बच्चों को दिया कि वो फोकस होकर रहें, मेहनत करें और निराश ना हो, जो है हाँ मेहनत करते रहें। और अगर मेहनत करते रहेंगे तो उनकी मेहनत का सिला इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर जो है उनको अल्लाह ताला। सिला मिलेगा। जी। जी, तो जरूर। बहुत नहीं अच्छा आप लगा बहुत अच्छा, ताहिर भाई। ये यानी कि आपने बहुत अच्छा है कि आप इस तरह से इन बच्चों की, बच्चे आपका फोकस हैं और बच्चों के बारे में आप सोचते हैं। ये भी आप जो बातें कर रहे हैं हमसे कर रहे हैं और लोगों से कर रहे होंगे, तो ज़ाहिर है आप बच्चों की फिक्र रखते हैं। तो नहीं, अल्लाह ताला इसका आपको भी असर देगा, इंशाल्लाह इसका भी बच्चों भी असर पड़ेगा। और इंशाअल्लाह। हम बच्चों के लिए अवेलेबल हैं अब इंशाल्लाह इसी तरह के काम थोड़ा सा और टाइम ज़्यादा लगाना है। तो और हमें भी और आपको भी इंशाल्लाह सब मिलके काम करना है, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल हमारा फोकस है। इंशाअल्लाह। नहीं नहीं, हम लोगों का चूंकि मिशन एक है, तो हम लोग जी मिलके काम करेंगे। वो कहते हैं ना कि जी टुगेदर वी कैन अचीव मोर। जी जी अगर हम मिल जाते हैं तो मिलने के बाद जी हम जी ज्यादा ज्यादा अचीव कर सकते हैं, जी जी, ज्यादा सही हासिल बात कर है। सकते हैं। जी जी जी। तो बहरहाल वी आर ए टीम। हाँ। मुझे आपकी गाइडेंस की जरूरत है। आप मेरे नहीं बड़े थैंक हैं, यू। आप मेरे सीनियर हैं, और मैं हमेशा आपकी तरफ देखता हूं कि आप जो है वो मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं। बहुत 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 शुक्रिया ताहिर भाई, बहुत अच्छी आपने वक्त बात निकाला, और मैंने है, आपको आपके धन्यवाद। वेकेशन टाइम में आपको पकड़ लिया। नहीं जी। कोई बात नहीं है, बस इंशाल्लाह बात करते रहेंगे और बातें इंशाल्लाह निकलती रहेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम खुदा वालेकुम। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।